पहले देखेंगे पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी के पीवाईक्यू की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी सबसे अच्छा एक डोमेन है हिस्ट्री के बाद जहाँ पे एकदम सीधे सीधे सवाल आते हैं, डायरेक्ट एकदम इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू का। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को बस क्या करना है ना, इसमें अगर आप लोगों ने बेसिक स्टेप भी कर लिया है ना कि पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी पता है, सारे सारे पीवाईक्यू के आप लोग को आंसर भी पता है, तो आप लोग के कुछ दो तीन हर पेपर में दो सवाल कम से कम ठीक हो जाते हैं, आ जाते हैं। और आप लोगों को सोल्यूशन पता है सारे आंसर्स का इकोनॉमिक्स के, तो ये बढ़ के हो जाते हैं 3 से 4। ठीक है, अभी आप लोगों के पास अगर पेपर है पीवाईक्यू यूपीएससी का, तो 2021 का क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। इसके पास भी पीवाईक्यू है फिलहाल के लिए। सेट ए जो डाउनलोड करते हैं ना यूपीएससी से, डाउनलोड किया हुआ होगा, नहीं भी है तो बस डाउनलोड करके क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन नंबर 7 निकालो यूपीएससी की। बहुत टाइम लगना नहीं चाहिए, अगर है तो देख लो क्वेश्चन नंबर 7। मैं उसको पढ़ भी देता हूँ। एक क्वेश्चन है एफडीआई के ऊपर, ये किस किस को एफडीआई में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, सेकंड ऑप्शन है एफडीआई, थर्ड जीडीआर है और फोर्थ एनआरआई डिपॉजिट्स। अब इस साल इसका जो भी आंसर था 1 2 3 इसका आंसर तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 का 2021 के। लेकिन अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेते ना, चलो उसका आंसर पता नहीं था, अभी आप लोग एनालिसिस कर रहे हो किसके बाद, तो चारों ऑप्शन को एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए था कि क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो दो कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, डोमेस्टिक करेंसी के कौन से होते हैं, फॉरेन करेंसी के कौन से होते हैं, इतना पता होना चाहिए था आप लोग को। ये होता है बेसिक एनालिसिस, बेसिक वाला। ठीक है, तो अभी आप लोग निकालो 2022 का क्वेश्चन नंबर 65। 2022 का पेपर है किसी के पास पीडीएफ में, तो निकालो 2022 का 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2022 का जस्ट उसके बाद वाले साल का क्वेश्चन नंबर 65। हाँ, 100 सही आंसर है इसका 7 वाले का, लेकिन 2022 का निकाले आप अभी 65 क्वेश्चन नंबर। सिक्स सेट ए का, सब सेट ए का यूपीएससी की वेबसाइट पे सेट ए ही मिलता है आप लोग को। सेट ए का 65 निकालो और 2021 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 का आपको देखा फर्स्ट ऑप्शन क्या था, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। 2022 का क्वेश्चन क्या, 65। 2022 का 21 का 2022 का क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सीधा सीधा डायरेक्ट 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 लिंक है पीवाईक्यू का। अगर आपने वो भी ईमानदारी से किया है तो आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर वो किसी ने पढ़ा भी होगा ना गूगल करके वगैरह को, तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और हमको एनवायरमेंट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना भी पड़ा, थोड़ी इकोनॉमी को, बिकॉज इकोनॉमी इज वेरी मार्क्स विचिंग। 20 सवाल आए थे इस बार, 20 सवाल। अगर आपके ईमान को नसीब ने सही बोला इसका आंसर सी है, लेकिन मैं बता रहा था कि ये पूछा कैसे सवाल, मतलब कोई भी सवाल एकदम तुक्के से नहीं आता यूपीएससी में अचानक से। अगर आपने पीआईक्यू किया होता तो एग्जाम में भी आपको इसमें फायदा हो ही जाता। ठीक है, अभी आप लोग को ये देखना है कि यूपीएससी में, इकोनॉमी में यूपीएससी को सब पता पढ़ना नहीं होता। मतलब हमारे पास अभी सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना इकोनॉमी के, बच्चे बोलते हैं सर सोर्स नहीं है, कहाँ से पढ़े हम लोग। तो बहुत सबसे पहला बच्चे जो करते हैं बोलते हैं मृणाल से पढ़ रहे हैं सर। ठीक है मृणाल, ठीक है, मना नहीं करते, बहुत अच्छी चीज़ है मृणाल, लेकिन बहुत बल्कि है। अगर आप लोग मृणाल को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो मत पढ़ो। मतलब जो चीज़ को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो ना, मैं एडवाइस नहीं करूंगा पढ़ने की उसको, बिकॉज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जहन में रखना है, उसको इंटरनलाइज करना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज़ इंटरनलाइज कभी होती है जब उसको मैक्सिमम मार्क पड़ जाए। हम कोई बीए एम ए कोई भी कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी कोई मतलब कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट नहीं है हम। हमको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है, हमको 15 20 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि भूल जाए चीज़ों को, तो बार बार पढ़ना ही पड़ता है। मृणाल को बार बार आप नहीं पढ़ सकते, मृणाल को पढ़ने जाएंगे तो बाकी सब नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर मृणाल को पढ़ रहे हैं और किसी ने ईमानदारी से मृणाल के लिए कर रहा है, लेक्चर कर रहा है, तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाओ। कंसेप्चुलाइज के लेक्चर के बाद फौरन शाम को बैठ के, जिस लेक्चर खत्म होगा उसका उसी दिन शाम को बैठ के उसको एकदम छोटे छोटे नोट्स बना लो पॉइंटर में। और मृणाल के जो 800 1200 पेज के नोट्स है, उसको मैक्सिमम 100 से 120 पेज में कर दो मैक्सिमम। मिनिमम कितना भी कर सकते हो, 100 पेज कम से कम उसको कंप्रेस कर दो। उतने में कर दिए मृणाल के पूरे नोट्स आपने अच्छे से, तो फिर ठीक है, दिस सोर्स इज गुड। दूसरा सोर्स लोग बोलते हैं रमेश सिंह। रमेश सिंह भी वही होता है जो स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के साथ होता है, जो लोग पूरा पूरा पढ़ते हैं, पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता। अगर आपने किया है पीवाईक्यू एनालिसिस, तो मैंने इसको ना पीवाईक्यू को एनालिसिस को उस टाइप से बांटा है जिस टाइप में क्वेश्चन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट देखोगे आप इन जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है यूपीएससी। सेकंड क्लासिफिकेशन है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कैपिटल मार्केट है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के हर साल। और हर साल आप नोटिस करोगे हर सेक्शन में से एक का क्वेश्चन आता ही आता है। जो कैटेगराइजेशन है यूपीएससी का, इकोनॉमी में 20 सवाल आ रहे हैं तो 20 सवाल कहाँ से कहाँ आते हैं। पहला तो एक सवाल जीडीपी बेसिक पे होता है, रियल सेक्टर क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा होता है। ठीक है, जीडीपी जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। फिर एक बैंकिंग से सवाल आता है,
ठीक है, कन्वर्ट बैंकिंग से, कैपिटल मार्केट से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ गया। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस से आता है, फिजिकल डेफिसिट पे आता है, गवर्नमेंट के फॉरेक्स रिजर्व पे आता है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स ये वगैरह पे, फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे सवाल आते हैं कुछ ना कुछ मिशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, FRP MSP, फिर गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में आते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में आते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ से पढ़ना है, इसके मल्टीपल सोर्सेज आपके हो सकते हैं। कोई भी कोचिंग अगर आपने की है कहीं से भी, ठीक है, तो गुड, कोचिंग की है, कोचिंग का कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है तो अच्छी बात। मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को, अगर ईमानदारी से करना है इकोनॉमिक्स तो पहले करो PYQ अच्छे से। कहाँ तक करना है, कैसा करना है, क्या वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। 2-3 साल का भी करोगे थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। एक लंबा एनालिसिस होगा आप लोग का PYQ का, तो उसका आप लोग को अलग बेनिफिट मिलेगा। जब हमने एनालिसिस किया था PYQ का हमारे टाइम पे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज़ में चल रही थी सबको बनाया था कि उस टाइम पे सब प्राइम क्राइसिस को 10 साल हो गए थे 2008 में, 2019 में, 18 में हम लोग बोल रहे थे कि भाई अभी नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है UPSC क्वेश्चन CRA का, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का पूछ सकता है। और इकोनॉमिक सर्वे 2020 में CRS क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बहुत बड़ा चैप्टर था। बच्चों को मैंने पढ़ाया था 2020 में, बोला था कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पढ़ लो, 21 में भी इंपॉर्टेंट है। तो 22 में सवाल ही आएगा CRA पे UPSC के। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स PYQ थे, बच्चों को बोला था कि देख लीजिए इसको, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आ गया 2021 के अंदर। ठीक है, वो इन्फ्लेशन बहुत चल रहा था, तो RBI ने बोला था कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड करंट अफेयर में चल रहा था, बोला था कि देख के जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आ गया इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का। तो इकोनॉमी का बहुत करंट से बहुत लिंक है। ठीक है, अब जो भी चीज़ें चल रही होती है ना मार्केट में, उसका बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। कुछ स्टैटिक पार्ट है जो खत्म करने। अब जो भी आप लोग का सोर्स होगा, मृणाल हो, रमेश सिंह हो, कोई कोचिंग की है आपने, एक और एक बुक आती है शंकर गणेश, ठीक है, शंकर गणेश का रुपया कोई बुक आती है, इसको मैंने देखा था, सबसे आसान पढ़ने में यही बुक है। जरूरी नहीं ये पढ़ने में आसान है वो UPSC का काम भी आसान करे, हमको अपना UPSC का प्रीलिम आसान करवाना है। तो शंकर गणेश का रुपया बहुत ही महदूद बुक है, लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ रीच एंड कंटेंट, बहुत कम कम दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसको पढ़ना एडवाइजेबल नहीं है। इसको पढ़ रहे हो अगर आपको इकोनॉमिक्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इकोनॉमिक्स, और आप इसको पढ़ रहे हो आइडिया लेने के लिए शंकर गणेश को, तो एडवाइजेबल है, हाँ ठीक है, आइडिया ले लो, पढ़ के 1-2 रीडिंग कर लो। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप कंफर्टेबल हो गए ना, गो टू सम स्टैंडर्ड बुक जिसमें इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज की वजह से आपको सवाल उसका समझ में नहीं आता है, और लैंग्वेज वैसी होना चाहिए जो UPSC पूछता है। ठीक है, जैसे कि एक सवाल आ गया था इसमें नॉन फाइनेंशियल डेट के बारे में, 2020 या 21 में सवाल आया था ना, 20 में आया था, नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है। अभी एक शंकर गणेश में कवर्ड नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स बुक है उसमें बताया हुआ है कि फाइनेंशियल डेट क्या होता है। फाइनेंशियल डेट क्या होता है, जो लोन आप ले रहे हो आगे लोन घुमाने के लिए, आपने A से लोन लिया और B को दे दिया, तो आपको B जब लोन चुकाएगा तो आप वापस A को दे दोगे, तो ये फाइनेंशियल डेट हो जाता है। वो डेट जो आपके फाइनेंशियल रिलेटेड काम में आ रहा है, जिसे आप खुद का फाइनेंस कर रहे हो, जिसे आप खुद बिजनेस कर रहे हो। एक होता है नॉन फाइनेंशियल डेट, मतलब जो दूसरे को लोन देने के लिए नहीं लोन ले रहा है, खुद के कंजम्पशन के लिए लोन ले रहा है, उसको बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल डेट। अभी शंकर गणेश में कॉन्सेप्ट कवर्ड भी नहीं है ये, बहुत लैंग्वेज ये यूज नहीं किया है, बहुत आसान लैंग्वेज यूज किया है। तो समझने के लिए शंकर गणेश ठीक है, लेकिन आई वुड नॉट एडवाइस कि कंप्लीटली इस पर रिलाई करो। तो जो भी आप लोग का सोर्स होगा, ठीक है, जैसे कि मेरा मानना है कि इकोनॉमी को कभी अपना खुद का कंपाइल करो, ओन अपने खुद की बुक बनाओ इकोनॉमी की एक छोटी सी। इसमें क्या करो, किसी कोचिंग का कभी नोट्स किया है, कुछ भी किया है तो वो, अगर कुछ भी नहीं किया है तो पहले क्या करो, पूरे PYQ देखो अच्छे से, 25 साल के, ठीक है, उसको लिख के रखो सारे PYQ को। सेकंड, NCERT जहाँ तक की है 9 से लेकर 12 की जो भी NCERT है, उसमें माइक्रो छोड़ सकते हो, ठीक है, उसको माइक्रो छोड़ सकते हो। और इस हेडिंग में नोट्स बना लिए, 2 हो गया। तीसरा, 2 साल के करंट अफेयर कवर होना चाहिए आपके इन जनरल, ठीक है, और स्टैटिक कॉन्सेप्ट जितनी PYQ में पूछे सारे कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए। अगर इतना आपका सोर्स है ना, ये 3-4 चीजें आपने की हुई है, PYQ किया हुआ है, 9 से 12 की माइक्रो की NCERT, मतलब NCERT की माइक्रो के छोड़ के 2 साल के करंट अफेयर आपने कवर किए हैं, और टेस्ट सीरीज जो भी चल रही है मार्केट में उस साल की, ठीक है। क्या होता है कि हम करंट अफेयर कवर नहीं करने पाते, तो टेस्ट सीरीज वाले फॉर्मेट में जो टेस्ट सीरीज चल रही है मार्केट में उस साल, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग की, उसको सॉल्व करो, एक आध दो को, और जो भी उसमें से कुछ नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जो हमारे नजर से छूट गया था, कोचिंग निकल रहा है, उसको लिख लो। ये 4 चीजें आपने की है ना इकोनॉमिक्स में, तो हार्डली कुछ आपका हो जाएगा। उसमें जितना ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस किया उसके अंदर है, मतलब ये जो दिया है ना मैंने 4 चीज, इस सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस किया है उसमें, कि कभी टाइम कम है ना, तो इसी सीक्वेंस में चीजों को कवर करो, PYQ NCERT मस्ट है। इतना भी कर लिए ना, तो 18 में से 12-13 क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़ पाओ। अभी एक 10 मिनट ने देखा है कि NCERT में 5 ईयर प्लान पूछता है UPSC, पॉलिटी में पूछना शुरू किया था, क्या 5 ईयर प्लान किया, इस टाइम पे कौन से PM वगैरह थे। आज 22 है, 2022 खत्म हो गया, 53 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह का। 2012 में हमारा 12th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया था, तो 2022 आ रहा है,
ठीक है, तो हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान का स्टार्ट का खत्म होना है, तो वो पूछ सकता है कि आखिरी 5 ईयर प्लान ने क्या अचीव किया था, हमारे क्या टारगेट है। प्लानिंग का बेसिक पूछ सकता है, इंडिकेटिव प्लानिंग, इंपेरेटिव प्लानिंग, बेसिक बेसिक। तो 5 ईयर प्लान को पढ़ लो। अब कहाँ से पढ़ना है वो आपके ऊपर है। अभी हमने खुद के पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट बनाया था अपना, आप लोगों को चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा। 5 ईयर प्लान का तफसील से बनाया था, उसमें आप ऐड कर सकते हो उतना, मतलब मिनिमम पढ़ना है मिनिमम। उसके बाद भी आप लोगों को लग रहा है कि मजा नहीं आया तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे कम मत पढ़ के जाना उसमें। सेकंड, नीति आयोग। प्लानिंग यूपीएससी हर साल पूछता रहता है। नीति आयोग कब बना था? 15 में बना था। अभी नीति आयोग के सारे जो फर्स्ट 7 ईयर स्ट्रेटेजी प्लान है ना डॉक्यूमेंट, वो 22 में खत्म हो गया, 23 आ रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का भी एक बार पढ़ लो, कंपेयर कर लो उससे, प्लानिंग कमीशन से। और बेसिक कंसेप्ट तो जिंदाबाद, ये यूपीएससी हमेशा पूछता है। इस साल भी क्वेश्चन आया था, रियल सेक्टर क्या होता है? जो हमारा चल रहा था जीडीपी से, कोविड के टाइम पे मार्केट में चल रहा था इकोनॉमिक्स में के सारे सर्विस सेक्टर डाउन चल रहे हैं, रियल सेक्टर ही बूम मार रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमी चल रही है ऊपर नीचे हो रही है। तो वो क्या होता है एग्जैक्टली, वो चल रहा था न्यूज में। एफएसडीसी, जितने भी इंडाइसिस थे, जीडीपी, जीएनपी, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और उसके पढ़ने के सोर्सेज भी होना चाहिए। कभी कभी आप लोगों को गूगल करना पड़ता है ना कुछ कुछ चीज़ इकोनॉमिक्स की, तो आगे यूपीएससी का भी मत लिखना, कोई भी कोचिंग का खुल जाता है। कुछ चीज़ सबसे पहले ट्राई करना अर्थपीडिया पे ढूंढने की, अर्थपीडिया, ये ARTH, अर्थ, अर्थ, अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स, अर्थपीडिया। सबसे पहले कुछ भी ढूंढना हो ना तो अर्थपीडिया पे सर्च करो। अर्थपीडिया क्या बोलता है उसके बारे में। अर्थपीडिया एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट मैनेज करती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मैनेज करती है इसको, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इस तरह पे नहीं मिला तो डालो आगे इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स में भी नहीं मिला, डालो इन्वेस्टोपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया पे भी नहीं मिला, कुछ भी सामान ऐसा नहीं मिला। तो ऐसा मैं नहीं बड़ा ही नहीं मारा हूं, तो मुझे बता देना, फिर कहीं नहीं रहेगा तो फिर मुझे भी ढूंढूं भाई, मेरे को मजा आएगा। ऐसा कौन सा वर्ड जो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होगी, तो मेरे को बता देना कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आई कैन हेल्प। इसलिए नहीं कि मेरे पास अब आंसर है, इसलिए कि फिर आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो उसको पढ़ने में और मजा आई। सो आई कैन हेल्प इन दिस, फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ बेसिक मटेरियल कहीं ना कहीं से आई कैन गिव। लेकिन पहले गूगल करो तो यहाँ पढ़ो, ये स्टैटिक सोर्स है, ये ऑथोराइज सोर्स है। कोचिंग में क्या होता है कि आप और हम जैसे कुछ बच्चे जो सीनियर हो जाते हैं वो लोग बनाते हैं, कोचिंग वाले गूगल करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है कॉपी पेस्ट करके प्रिंट कर देते हैं, तो उसमें कॉपी पेस्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है, और ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। और कुछ डीप कॉन्सेप्ट होता है, तो एक और एक वेबसाइट है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नेट, NET, जो नेट सेट का होता है ना, तो इनका अपने ग्रुप डिस्कशन होते हैं, इकोनॉमिक नेट डिस्कशन समथिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें काफी थीसिस वाले डिस्कशन होते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप लोग को ये क्या पूछ लिया वर्ड, तो गूगल करने के बजाय इन सोर्सेज में सर्च करो। और कभी कभी इन सोर्सेज में भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बिकॉज इस सोर्सेज के लिए आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे, इकोनॉमिक्स में बता दूंगा आप लोगों को सिंपल टर्म्स में, या फिर आप लोग को बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ सकते हो और आसान भाषा में इसको। ठीक है, अब हम आते हैं बैंकिंग वगैरह में। बैंकिंग के हर साल 3 से 4 सवाल पूछ रहा है यूपीएससी, बैंकिंग न्यूज में है। बैंकिंग का बेसिक आपको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक्स। ठीक है, खुद को चैप्टर एवरग्रीन है। अभी बॉन्ड यील्ड यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया है बॉन्ड के बारे में, पहले कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, इस साल पूरा पूछ लिया है। अब बॉन्ड यील्ड्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अभी आप लोगों में से किस किस ने सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में सुना है? सिलिकॉन वैली बैंक स्कैम सुना है कि नहीं? तो उसका एक मतलब करंट बताओ कि उसके रिलेटेड कौन सा कीवर्ड चल रहा है मार्केट में, मतलब उसमें क्या क्या स्टैटिक के कॉन्सेप्ट कवर बता सकता है, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से उसमें। उसका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो बॉन्ड्स की यील्ड नीचे आ गई। हाँ, बॉन्ड यील्ड, अभी वो यूएसए का बैंक है, ठीक है समझ गया, लेकिन बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट उसमें आया है। वो बॉन्ड यील्ड की वजह से न्यूज में था। एक बैंक था जो मर्चेंट बैंकिंग करता था, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके मेजर इन्वेस्टर्स से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो उसका पैसा था बैंक में, तो कौन डालता है पैसा? हम जैसे लोग डालते हैं, आप और हम लोग जाते हैं, हमारा SBI है तो हमारे अकाउंट है, हमारे घर वालों के अकाउंट। वैसे वो वाला बैंक जो था सिलिकॉन वैली बैंक, उसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा था। पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद जानना चाहिए था कि उन लोगों ने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था। किसने? बैंक ने। तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज क्या होती है? उसके बाद बॉन्ड में एक दूसरा यूएसए ने अपना फेड टेपरिंग की वजह से, ईज की वजह से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो 2 बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड उन्होंने खरीदे थे, अब मार्केट में नया बॉन्ड आ गया, गवर्नमेंट का बॉन्ड आ गया, गिल्ट एज्ड बॉन्ड हो गया। तो गिल्ट एज्ड किसको बोलते हैं? डिवेंचर और बॉन्ड में क्या फर्क है? बेसिक बेसिक। ठीक है, और लोगों ने क्या किया, अपना पैसा निकाल के दूसरे वाले गवर्नमेंट में डाला, तो डिमांड सप्लाई की वजह से क्या हो गया, एक बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई। अब अब देखा कि भाई इस बैंक में जिस बॉन्ड ने पैसा डाला था उसकी वैल्यू गिर गई,
तो जो पैसा था, जो उसका पैसा था, अभी हमने मालूम पड़ा कि एसबीआई में हमारा पैसा था, एसबीआई ने किधर इन्वेस्ट किया था, अदानी में। अदानी के भाव गिर रहे, तो हम क्या करेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे एसबीआई से जाके ना, कि भाई हमारा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करते। वैसे उसके साथ भी हो गया। अब उसके जो इन्वेस्टर थे पैसा निकाल लिए, वो बैंक अभी डाउनफॉल हो रहा था। अभी हमको उसकी तफसील याद नहीं करनी। 4-5 कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, फेडरल रिजर्व का रेट का इसमें इन्वॉल्व है कॉन्सेप्ट, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, और यील्ड और प्राइस का इन्वॉल्व रिलेशन है वो हमारा है, और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है इसकी, वो इन्वॉल्व वो करना है। ठीक है। बहुत से बहुत पूछ सकता है यूपीएससी के इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। यूजुअली इंडिया पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा खास करके, क्योंकि इसमें यूजुअली पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का पैसा था, और इंडिया में हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बाहर पैसा नहीं डालते। हमारी खुद की मार्केट डेवलप नहीं हुई अब तक, तो हम अपनी मार्केट में ही करते हैं। छोटे मोटे इन्वेस्टर इंडिया में, कोई बड़ा वॉरेन बफेट टाइप का इन्वेस्टर नहीं है इंडिया में। हम छोटे मोटे इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं यूजुअली। तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है यूजुअली, जो भी चल रहा था न्यूज़ में, अब बता रहा था अभी से कैप, इससे अगर मैं पढ़ता तो ये पढ़ता फर्स्ट वाले में एससीबी वगैरह वाला। सेकंड है सीक्वेंस। सेकंड क्वेश्चन कौन से आते हैं, सीक्वेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। क्या एक क्वेश्चन था 2018 में, एसबीआई नेशनलाइज हुआ, एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, पोर्चुगीज से गोवा को लिबरेट किए, सीक्वेंस बताओ। अब इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट, दो तो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है, एक प्राइवेटाइजेशन, एक एक नेशनलाइजेशन ऑफ वो हुआ था बैंक्स, और एक इंडिया का भी नेशनलाइज, दोनों का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो दोनों का बताओ कैसा हुआ था। तो सीक्वेंस, ये तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसके बाद हमने क्या किया था, अपने ज़ात से पर्सनली एक सीक्वेंस बनाया था बैठ के हम लोगों ने। भाई 1955 हर 5 ईयर प्लान में कौन सी बॉडी है, एलआईसी जीआईसी वगैरह। फिर बैंकिंग से लेकर 1976 में रीजनल रूरल बैंक आया, उसके बाद लीड बैंक स्कीम 1972 में, वो अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट की आई थी 1975 वगैरह में, जो भी आगे आगे बढ़ता गया। 1982 में 1992 में सेबी वगैरह आया। उसके बाद कौन सी बॉडीज गवर्नमेंट की आई। 1999 में फेरा से फेमा कर दिए। तो ऐसा लिस्ट बनाओ एक बेसिकली, मेरे पास भी वो लिस्ट का फोटो होगा, सामने बनाए थे। तो सबका बनाओ सीक्वेंस, याद करो सारी चीज़ों का, ताकि ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोग आराम से टैकल कर पाओ। तो इसमें 3-4 नाम मैंने मेंशन किया है। एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो मुझे लग रहा है इस बार इंपॉर्टेंट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। रीजनल रूरल बैंक्स 5 बार पीवाई क्यू, 5 बार अभी तक, तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, डीसीसीबी, ठीक है। उसके बाद एक हमारा पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। पैक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद एमपीसी, एमपीसी को अच्छे से करना है। क्यों करना है अच्छे से, एमपीसी कब आया था, करनी बेटा, कौन से ईयर में एमपीसी गवर्नमेंट ने लेके आई थी, 2000। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब आई थी आरबीआई में, 15 में आई थी, कब आई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, तो स्टैटिक पार्ट है, करो गूगल ही कर लो, कोई बात नहीं, पीटी को टाइम है बहुत। हाँ 2016 में आई थी। कितने साल के लिए आई थी 2016 में, कितने साल की है, अभी इतना अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ तुम लोगों ने, बस यार ही तो गलत बताया और क्या किया है। कितने साल के लिए आती है एमपीसी, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम मुझसे, कितने ईयर के लिए थी, हैं 5 साल के लिए आई थी। तो 2021 में टेन्योर खत्म हो गया उसका, ठीक है। 22 की में भी गवर्नमेंट ने उसको रिवाइव किया है। तो पहले था 2016 से लेके 21 तक की थी एमपीसी, अभी 21-22 से लेके 2026 तक का गई है वो। तो उसको देखो कि क्या कंपोजिशन है, क्या है। तो एमपीसी इंपॉर्टेंट है। 21 में उसका टेन्योर खत्म हो गया है, 22 में सवाल नहीं आया, मतलब 21 में नहीं आया, 22 में भी नहीं आया है। तो एक्सपेक्टेड है अभी एमपीसी का सवाल एक। अभी चल रहा है मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन, बहुत न्यूज में चल रहा है इन्फ्लेशन के टाइप्स, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ये सब अच्छे से मैंने कवर किया है कि नहीं, इसमें पीछे कवर किया है क्या, नहीं तो इसमें लिख दो एमपीसी पे जितने भी टाइप्स है ना इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नीचे किया है कवर गवर्नमेंट वाले में। एमपीसी की बहुत, एनपीए देखो, गवर्नमेंट एनपीए बहुत कम पूछ रही थी, एनपीए का फर्स्ट टाइम पॉजिटिव ट्रेंड आया है। 2023 हमारे लिए गुड न्यूज आया। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में हमारा लोवेस्ट एनपीए है, 5% के अराउंड है, ठीक है। 5% के अराउंड हमारा एनपीए है, तो अभी गवर्नमेंट पूछ सकती है। तो एक बार झलक झलक देख लेना कि भाई कैसे हुआ ये।
क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लाई थी एनपीए के ताल्लुक से, और अभी क्या किसका कितना शेयर है, ठीक है। पब्लिक का कितना शेयर है इसमें, प्राइवेट का कितना शेयर है एनपीए में, और क्या क्या इनके क्लासिफिकेशन क्या थे एनपीए के, ऐसे में क्या होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ताल्लुक से भी एक नया गवर्नमेंट ने मेजर लेके आए थे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन टाइप का, पीसीए क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी, इनको देख लो एक बार। और भी डिटेल में जब हम करेंगे आगे इकोनॉमिक्स का कुछ भी होगा इंपॉर्टेंट तो आई विल टेक, जब अगर कभी पढ़ाऊंगा बच्चों ने अभी रिस्पॉन्ड के बाद तो देखेंगे, तो और तब डिटेल में आता रहेगा बीच में। इसके बाद आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि आरबीआई ने बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके, आरबीआई का बहुत अच्छा रोल रहा है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में। आरबीआई का बेसिक्स पढ़ के जाना, आरबीआई का काम क्या क्या है, ठीक है। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, आरबीआई बजट से पैसा नहीं लेती है। आप लोगों को पता होगा, कभी बजट में देखा कि आरबीआई का एलोकेशन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, पैसे कहाँ से आते हैं आरबीआई के पास? आरबीआई नोट छापती है, नोट छापती किसके लिए? खुद के खर्चे के लिए। तो फिर पैसा कहाँ से आते हैं आरबीआई के पास इतने सारे? और गवर्नमेंट पैसा मांगती भी है उनसे। पक्का पता है? एकदम पक्का हो तो बताओ मुझे, एकदम श्योर हो तो बोलो। बहुत ज्यादा काम करती है, नोट छापती है, मतलब उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। दूसरे गोल्ड क्या रखती है, गोल्ड रिजर्व को कस्टोडियन होती है, बैंकर टू द बैंक्स होती है, रिवर्स रेपो से भी इंटरेस्ट आता है उसको, ठीक है। रेपो रेपो रेट से इंटरेस्ट कमाती है, रिवर्स रेपो से देती है बैंक को, तो डिफरेंस होता है उसमें, 1% कमाती है आरबीआई उसमें। बैंकर टू द गवर्नमेंट है तो अपना इंटरेस्ट चार्ज करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके पास रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी साल के एंड में जिसके पास रहती है उसको इंटरेस्ट मिलता है। मैंने आपको बेचा, जिसके पास आखिरी दिन पे रहेगा उसको मिलेगा इंटरेस्ट। तो कभी आरबीआई ने ओवर मार्केट ऑपरेशन किया और बहुत सारे सिक्योरिटीज खरीद दी, लिक्विडिटी बढ़ गई थी करके, कम करने के लिए, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा खरीद ली। तो अभी बॉन्ड आरबीआई के पास ही, सब इंटरेस्ट आरबीआई को ही मिलेगा सरकार की तरफ से। तो अभी आप लोग क्या करो, पता करो बैठ के, एटलीस्ट पता होना चाहिए आप लोग को बेसिक डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, कि कहाँ से इनकम कमाती है आरबीआई के। जाओ नॉर्मल से गूगल करो, बेसिक पता करो कि आरबीआई के सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, एक्सपेंडिचर का सोर्सेज क्या क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी आई है अभी, एलटीआरओ वगैरह आया है, इसको करो, अच्छे से करो, ठीक है। इसको बेसिकली देख लेना। फिर एनबीएफसी, अभी एनबीएफसी बहुत चला, जितनी भी अभी मार्केट में गड़बड़ी चल रही है, सारी बदमाशियां कौन कर रहे हैं? एनबीएफसी, ठीक है। ये लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं। अब अदानी का मैटर भी आया है, ठीक है, उसके ताल्लुक से भी चीजें देखनी है। एनबीएफसी को कौन कौन रेगुलेट करता है, सेबी के अंडर कौन सी एनबीएफसी आती है, बेसिकली काम क्या है ये देखो। एक कॉन्सेप्ट आता है मर्चेंट बैंकिंग का, अंडर राइटिंग क्या होती है, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। ये अदानी की लास्ट के दो कीवर्ड अदानी के ताल्लुक से। अब अदानी का आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, अदानी को तो आप लोगों ने ओवर रीड किया होगा सारा एस्पिरेंट ने। अभी आप लोग मुझे 5-6 कीवर्ड बताओ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट बताने हैं आप लोग को। थिंक लाइक एन एस्पिरेंट, नॉट के मार्केट वाला कोई जो रोड पे खड़े रह के बात करते हैं, देश को डुबा दिया, तहस नहस कर दिया, लूट लिया, चोर है, दोनों भाई भाई चोर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट बताओ कि अदानी फियास्को में कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है, जो यूपीएससी पूछ सकती है। कि सोचा आप लोगों ने अदानी के बारे में ऐसा कुछ? शॉर्ट सेलिंग गुड, और कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है अदानी फियास्को? एक सेबी इन्वॉल्व है, पीएमएलए, फेमा और बीओपी। बीओपी तो समझ में नहीं आ रहा है, बीओपी कैसा आएगा? फेमा भी नहीं है, पीएमएलए भी नहीं, बिकॉज अभी जब तक उसके चार्जेस अगर अप्रूव हो गए, सेबी ने बोल दिया कि हाँ इसने सब कुछ किया है जैसा आपने एलिगेशन दिया है, तो तभी होगा वो। अभी फिलहाल के लिए सेबी है, शॉर्ट सेलिंग न्यूज में। और कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? स्टॉक मैनिपुलेशन, वो तो प्रूव होने के बाद मालूम पड़ेगा ना, कि अगर प्रूव हो गया कि सच में किया है। फिलहाल के लिए कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? लोन राइट ऑफ नहीं, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज था, आपने प्लेज किया था सिक्योरिटी। अनस रंगेर क्या, चेंड कंपनी शेयर्स गोइंग डाउन लिंक टू अदानीज कंपनी स्टॉक मार्केट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताओ। शेल कंपनीज का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आया है। और कौन से कॉन्सेप्ट है? एक लो फ्लोट का कॉन्सेप्ट है, लो फ्री फ्लोट। लो फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट है क्या, उसको भी देख लो, मैंने लिखा है उसमें आखिरी में। फ्री फ्लोट, ये फ्री फ्लोट लिखा है यहाँ पे, ये लो फ्री फ्लोट है, ये कंसेप्ट। तो इस तरह से यूपीएससी सवाल बनाती है। लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या बनाया था, अभी लास्ट ईयर डिमोनेटाइजेशन की रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, तो मालूम पड़ा था कि भाई ब्लैक मनी कम हो गया। तो सब लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट ने अच्छा किया या गलत किया, ठीक है, अच्छा किया गलत किया सबसे पूछते हैं, सबको यही पूछ रहा है अच्छा किया, लेकिन यूपीएससी के जहन में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? डिमोनेटाइजेशन चल रहा था न्यूज में, किसके लिए लाए थे? ब्लैक मनी के लिए।
तो भाई पे सवाल पूछा यूपीएससी ने ब्लैक मनी के लिए, ब्लैक मनी का मतलब किससे होता है, क्या होता है, 4 स्टेटमेंट है ना यूपीएससी के भाई से पेपर में, देखो ब्लैक मनी पे क्वेश्चन है। तो क्या पता चला हम लोग को, जो भी चल रहा है मार्केट में, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए यूपीएससी के हिसाब से, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो चल रहे हैं मार्केट में वो आप लोग को पता होने चाहिए। इसके बाद एलआईसी, ये सीआईसी नहीं है, एलआईसी, ये एलआईसी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। एलआईसी इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई बोल सकता है एलआईसी इंपॉर्टेंट क्यों है? गुड शाइस्ता, डिस इन्वेस्टमेंट, गुड, आईपीओ, इमरान वेरी गुड। ये पुराना कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है न्यूज में अदानी की वजह से, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो था अदानी का, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्लान की थी गवर्नमेंट ने पहले बजट में, वो इंपॉर्टेंट है। एलआईसी का आईपीओ आया था, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या, कैसा है, मतलब क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट में, क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, तो इसके लिए भी एलआईसी न्यूज में था। तो टाइप ऑफ एलआईसी देख लो, एकदम टर्म प्लान में क्या डिफरेंस है, होता है मेच्योरिटी, एंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान होता है, 2 कीवर्ड है एलआईसी के ताल्लुक से, अगर इन जनरल इसको पता है बेसिक्स थोड़ा सा। टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, मेच्योरिटी कौन है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सारे कीवर्ड्स आप लोग को पता होने चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को, ऑनलाइन वाले बच्चों को कट हो गई आवाज, अभी आ रही है ना आवाज, हाँ चलो ठीक है। तो अभी ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद अभी आप लोग देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट सब सारे ताल्लुक से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक मार्केट को पूरा तरीके से देख लेना है आप लोग को, ठीक है। और स्टॉक मार्केट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की भी कर लेना, डॉ जोन्स स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन की कौन सी स्टॉक एक्सचेंज थी, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स वगैरह निकालती है, थोड़ा सा अलग अलग स्टॉक मार्केट देख लेना, बिकॉज सब न्यूज में चल रही थी कि कौन सी कंट्री की कौन सी, एक बार पीवाई की यूपीएससी का कि कौन सी कंट्री और स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया, बस मैच करना था किसका क्या था। थर्ड सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ये यूपीआई चिप पेमेंट, आप बता सकता यूपीआई न्यूज में क्यों है, कोई यूपीआई इंपॉर्टेंट क्यों है, सिंगापुर वगैरह में क्या किया है, हाँ, हाँ गुड। अब कॉन्सेप्ट करना है यूपीआई वगैरह का, तो अब यूपीएससी क्या पूछेगा यूपीआई के बारे में, यूपीआई ब्रेक आउट किसका था, पेरेंट बॉडी कौन सी है यूपीआई को रेगुलेट करने की, किसके अंडर आता है वो, एनपीसीआई किसके अंडर आता है, एक बार करो गूगल, बताओ मुझे देख के एग्जैक्टली एनपीसीआई किसके अंडर आता है। पेमेंट रेगुलेटर कौन है इंडिया में, आरबीआई है कि आरबीआई के अंडर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है, पेमेंट रेगुलेशन कौन है, हाँ। अभी ये इस तरीके से सवाल आप लोग को सोचने हैं, यूपीआई चल रहा है न्यूज में ना, तो खाली यूपीआई नहीं करके जाना है, इस तरीके से अपने आप को सोचो कि यूपीआई कौन बनाया है, यूपीआई का बेसिक क्या है, क्या फीचर है, एक इवोल्यूशन ऑफ यूपीआई देख लो किस तरह इवॉल्व हुआ है, किसके अंडर आता है, वो किसके अंडर आती है बॉडी, पेमेंट रेगुलेटर कौन है, कौन सी कमेटी ने बोला था, ऐसे स्टैटिक। अब यूपीएससी पूछ लेता है एकदम सिंपल सिंपल सवाल, थोड़ा सा मसला हो जाता है। इसके ताल्लुक से एक और एक यूपीआई वगैरह के बाद एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट है हमारा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, कि कौन सी चीज में पेमेंट, अभी यूपीआई एक्सेप्ट करो, ये किसने बोला है, मतलब कौन से एक्ट के अंदर, मतलब क्या पेमेंट, गवर्नमेंट किसको पेमेंट मानती है किसको नहीं मानती, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर है, तो एक बार उसको देख लो, 2007 का एक्ट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से 2007 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, उसको देखो, तो इस तरीके से अपने आप को ग्रूम करो, एकदम हम ये कॉन्सेप्ट को देखना, और एकदम डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, उसको ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो कि किस डायमेंशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर इसको प्रिपेयर करो। तो इससे इकोनॉमिक्स मजा भी आता है, आसान भी हो जाता है। हम अगर आप बैठे बैठे कंटेंट का वेट करोगे ना, तो बहुत फिल्टर्ड कंटेंट मिलता है और बहुत लिमिटेड हमको नॉलेज मिलती है उस पर। तो उस लिमिटेड नॉलेज और एकदम फिल्टर्ड कंटेंट पे हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और पीटी में सवाल में हमको आंसर पता हो के भी हम रुक जाते हैं, श्योरिटी नहीं आती है। श्योरिटी क्यों नहीं आती है, बिकॉज हमने खुद से कभी उसको कंफर्म नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया, तो वहाँ गड़बड़ा जाते हैं। और इसके बाद एक कमेटी है पीजे नायक कमेटी, इसकी बहुत ज्यादा, बीओबी रिप्लेस बाय फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, हाँ जो भी करंट अफेयर में चल रहा है इसको भी अच्छे से देख के कवर करेंगे। पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा थी, उसमें एक था बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, बहुत पूछ रहा यूपीसी, इसको
अच्छे से देख के जाओ, काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इसको, ठीक है। कम्युनिटी रिव्यू गवर्नेंस पीजे नायक सर की जितनी भी सारी कमेटीज रिकमेंडेशन थी, सारे सारे अच्छे से करके जाओ। इसके बाद आते हैं हम पब्लिक सेक्टर फाइनेंस पे, सेकंड वाले एस्पेक्ट पे, ठीक है, पीएसबी पे। अब बजट ये सवाल है, बजट पे आता है सवाल। अब ये जो मैं सवाल बोल रहा हूँ, ये बजट करंट नहीं बोल रहा हूँ, बजट स्टैटिक बोल रहा हूँ। कौन सी अथॉरिटी बजट निकालती है? आप बोलना नहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका डिपार्टमेंट बोलो। गुड। बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, कौन सा? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर निकलता है, डीईए। और इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालता है? हाँ पता चल गया, इमरान, सिमरन, अजहर, मानवी, बता दिए सही से के बजट कौन निकालता है। आप मुझे बताओ कि सर्वे कौन निकालता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है? हाँ, सीईए निकालता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैटिक पार्ट पूछ रहा था। बजट में क्या आया इज अ डिफरेंट थिंग, बजट क्या है इज अ डिफरेंट थिंग इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ठीक है। इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट भी होता है, एफडी, प्राइमरी डेफिसिट, एफआरडीएम एक्ट, एफआरबीएम है, इसको डीएम कर दिया टाइपिंग, कोई बात नहीं, एफआरबीएम एक्ट है वो, एफआरबीएम एक्ट। ऑफ बजट फाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना है। टैक्सेशन में जितने भी गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट लाया है, तो उससे गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने इसमें अच्छे से गवर्नमेंट लेके आ रही है। डीडीटी हटाई, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अब ऑल्टरनेट स्कीम लेके आए हैं स्लैब्स का। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कब आया था? 2016 में जीएसटी वीएसटी आया था। कंपोजिशन स्कीम थी जीएसटी की, पता है कितने साल की थी? क्या बोला था कि 5 साल तक का आपको हम लोग क्या देंगे? तो उसका एक्ट कब का था? जीएसटी कंपोजिशन एक्ट कब का है, जरा बताओ मुझे, पक्का बताओ। 17 का है। 5 साल कब खत्म हुए? तो क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो पढ़ लो। अभी किसी कोचिंग वाले ने कवर किया है नहीं कवर किया पता नहीं, मैं कोचिंग को इतना फॉलो नहीं करता, मैं खुद क्वेश्चन बनाने की ट्राई करता। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते। अब उन लोग को पता नहीं है, अभी तक न्यूज में चल रही है, लेकिन यूपीएससी को पता है कि 5 साल मुकम्मल हुए। तो क्या बना इसका कॉम्पनसेशन का? सक्सेसफुल था, फेलियर था? गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेट करने के कौन से तरीके अपनाए थे इनको? पार्शियल बोला था, मार्केट से उठा लो लोन, हम लोग गारंटी दे देंगे, या खुद हम लोग लोन दे देते हैं, आप लोग को बाहर से उठा लो, गारंटी दे दो। आर्टिकल 292, 293, है ना? आर्टिकल 292, 293, ये सब न्यूज में इंपॉर्टेंट है, इनके ताल्लुक से सब पढ़ के जाओ। इसको स्टैटिक को सोचो ऐसा इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या थे, कौन से स्टेट ने क्या अपनाया, बस ध्यान में रखो। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेटेड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो भी थी गवर्नमेंट की, इसको पढ़ लो अच्छे से, बजट में एक आया है। अभी तो बस बता रहा हूँ, स्टैटिक पार्ट बजट का पढ़ना है। बाकी अगर आप लोग अगर सर्वे बजट पढ़ लो, अगर आप लोग को लग रहा है कि डिफिकल्ट जा रहा है, तो मैं भी एक लेक्चर दे सकता हूँ सर्वे बजट पर, अगर आप लोग को चाहिए तो सर्वे बजट पे एक लेक्चर ले लेंगे, मतलब 2 लेक्चर चाहिए रहेंगे बेसिकली स्टैटिक वगैरह करके। वो उतना भी पढ़ लोगे मिनिमम, तो उतने में कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन बहुत चल रहा है, तो सारे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, और अभी यूपीएससी पॉजिटिव जा रहा है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, जितने भी गवर्नमेंट ने टूल्स लेके आ रही है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, बॉन्ड्स, जितने भी गवर्नमेंट लेके आ रही है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वगैरह पूछ लिए। और अभी चल रहा था मार्केट में 2023 में स्टार्ट ही ऐसा हुआ है कि रिसेशन आने वाला है, डिप्रेशन आने वाला है। तो 4 कीवर्ड्स है इसको लेके, रिसेशन, डिप्रेशन, मेल्ट डाउन, स्लो डाउन। इन चारों का टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है, इन चारों का मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए आप लोग। पीवाईक्यू भी है और बेसिक पता भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एमएसपी तो पूछता है सदाबहार, एफसीआई भी पूछ सकता है। एफसीआई क्यों न्यूज में बता सकते हैं, एफसीआई क्यों पूछ सकते हैं? किसी को कोई आइडिया है वाई एफसीआई कैन बी आस्क्ड? मिनट्स, हाँ वो तो ज्योग्राफी में कवर कर लिया ना मिनट्स का, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? देखो एफसीआई की इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एफसीआई में एक स्कैम पकड़ा गया था, अभी एफसीआई में फ्रॉड हुआ था एक, उसके ताल्लुक से बाद में गवर्नमेंट ने एफसीआई के उसको ऑफ बजट बोरिंग्स को बजट में काउंट किया था। एफसीआई के मैनेजमेंट इश्यूज भी आते हैं अभी थोड़े बहुत, ठीक है। और एफसीआई के मैकेनिज्म क्या क्या था, अब इसमें लिख के रखा था, इसमें लिखा होगा पीछे वाले पेज में। पीछे वाले पेज में आएगा। अभी फिलहाल के लिए एफसीआई का बेसिक स्ट्रक्चर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है एफसीआई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, वेरी गुड। बहुत बड़ा नाम है इसका, ठीक है। कंज्यूमर अफेयर्स, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड
डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है एफसीआई वगैरह, इसको देख लेना है अच्छे से। इसके बाद बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स के सवाल आते हैं यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहा है बॉन्ड्स के ताल्लुक से। बॉन्ड्स सारे इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स करेंगे, इंटरनल वगैरह, इंटरनल एक्सटर्नल डेट इंडिया का हर साल सवाल आता है इस पे। दास से सवाल आया था कि ट्रेडिंग पे सवाल आया था कि इंडिया का श्रीलंका से इतना ट्रेड है, बांग्लादेश से हमारा ट्रेडिंग हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, नेपाल से हमारे 10 साल में अच्छे ताल्लुक हुए ट्रेडिंग के, हम इंडिया का मैक्सिमम करेंसी किस में है, डॉलर में है, सेकंड बॉन्ड्स किस में, हाईएस्ट बोरोवर कौन है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स किस में क्या है, तो वो बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सारों को, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स ये। और आखिरी इसमें है बीओपी। बीओपी बहुत पूछता है यूपीएससी, बीओपी फेवरेट टॉपिक है, हर साल 2 सवाल या एक आध 2 सवाल तो बीओपी से आते ही हैं। ठीक है, तो ये बीओपी को अच्छे से देख लेना है काफी तफसील से। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स, पेंशन, सब्सिडी सब न्यूज में चल रहा है। ओआरओपी, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम मतलब जो उसमें होता है यूनिलैटरल पेमेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इस बार पूछा था इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, तो कीवर्ड सारे कवर होना चाहिए। इसके बाद ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है बेसिक, इसमें तो भाई बस पॉवर्टी, ये रिपोर्ट किसकी है, वो रिपोर्ट किसकी है, वो मेजर किसकी है, तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है सरकार की जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक पॉवर्टी और एक अनएम्प्लॉयमेंट, उसके ताल्लुक से है। अब बच गए हैं 5। ठीक है, अभी हमारा बाकी है इकोनॉमिक्स का, बेसिकली आधा एस्पेक्ट बाकी है इकोनॉमिक्स का, एसएनटी बाकी है और करंट अफेयर बाकी है। ठीक है, तो ये आधा जो इकोनॉमिक्स बचा है बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला है और एग्रीकल्चर वाला है। ठीक है, और एक करंट अफेयर कैसे पढ़ना है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो बता रहा हूँ बस। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, मोस्टली कल या परसों होगा, जब भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज नहीं होगी जाफर सुलेमान या फातिमा भाई में, उसके हिसाब से हम ले लेंगे। अभी तक का इकोनॉमिक्स में कोई डाउट समझ में आया सबको, मतलब कोई डाउट वगैरह है कि अभी तक का जितना पढ़ाया है मैंने, जो कॉन्सेप्ट बताया अभी तक के, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बेसिक्स, गवर्नमेंट फाइनेंस के ताल्लुक से कोई डाउट है किसी भी चीज़ का इकोनॉमिक्स का तो पूछो। और ये मुझे बताओ कि आप लोगों को ये स्टैटिक का लेक्चर किस किस को मतलब अगर चाहिए तो मैं ले लेता हूँ, अगर नहीं तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है पढ़ लिया है, अभी पीटी भी नजदीक है तो मतलब बेसिकली एनसीईआरटी वगैरह के थे लेक्चर्स थोड़ा बहुत, बाकी बजट सर्वे तो मैं लेने ही वाला हूँ इंशाल्लाह, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ, पीवाईक्यू डाउट्स, अगर किसी को पीवाईक्यू के डाउट्स है तो पूछ सकता है। हाँ, अगर हाँ इसके बाद अगर इकोनॉमी का खत्म करने के बाद अगर आप लोग को पीवाईक्यू को कर रहे हैं, एक सेशन हम खाली रखेंगे जिन लोगों ने पीवाईक्यू अपना अपना कर लिया है अपने तरफ से एनालिसिस, और उनको कोई डाउट्स आ रहे हैं इकोनॉमी में पीवाईक्यू के रिलेटेड के या कोई भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, क्या से हमने हमने ये किया है, ठीक किया है कि नहीं किया है, तो वो भी शेयर करके बता सकते हैं। जनरल आइडिया तो मैंने आप लोग को दे ही दिया है कि आप लोग को जज कर सकते हो, फिर भी कोई डाउट है किसी को पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस में कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई भी सब्जेक्ट का हो एक्सेप्ट बेसिक साइंस, बेसिक साइंस को हटा के जो भी सवाल है आप लोग के कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, तो आई कैन हेल्प के, इसलिए इसका आंसर है हाउ इट इज द आंसर। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में स्टैटिक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ऑल ऑफ द अबव रेयरली एप्लीकेबल होता है। व्हाई? बिकॉज इकोनॉमी में बहुत बेसिक, मतलब जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो पता चल जाएगा कि बहुत प्रोबेबिलिस्टिक होता है इकोनॉमिक्स में, मतलब ये प्योर साइंस नहीं है। और इकोनॉमी में बहुत नेगेटिव, मतलब एक सेल्फ कैंसलिंग इम्पैक्ट भी होता है, अगर ये हो रहा है तो फिर ये नहीं हो सकता, और ये हो रहा है तो ये होकर ही रहेगा। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इकोनॉमी में बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं, और कभी कभी इकोनॉमिक्स में एक्सट्रीम स्टेटमेंट ट्रू भी होते हैं, एकदम ड्रास्टिकली इंप्रूव भी हो सकता है, ड्रास्टिकली डिक्रीज भी हो सकता है, जैसा कि अदानी के शेयर ड्रास्टिकली नीचे गिर गए, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसा ड्रास्टिकली किसी चीज को ऊपर नीचे हम नहीं बोल सकते, तो जब हम पढ़ेंगे तो पता लगा देंगे। अभी किसी को डाउट है उसके अंदर बेसिक जितना पढ़ाया है मैंने अभी तक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर में, तो बता सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट और रखेंगे हम लेक्चर, 5, 6 या 5, 7 तक, जिसको जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दूंगा कब है, उसमें हम ये पूरा पीडीएफ मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, फिर उसकी कुछ देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं, और जितना मैंने बताया अभी तक आप लोग उसको स्टार्ट कर दो, वर्क करना उस पर। जैसे कि अभी आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जब पढ़ने का बताया था मैंने शुरू शुरू में कि पढ़ना कैसे है, हिस्ट्री पूरा एक तरीके से पढ़ना है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट क्लब करके पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साथ साथ में पढ़ो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ो साथ साथ में। इसको जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। पीवाईक्यू में कुछ ने कुछ बनाया है आप लोगों ने पीवाईक्यू ग्रुप में बना के, तो किसी ने ग्रुप में कुछ काम किया है तो उसका एक सैंपल पीडीएफ भेज सकते हो, 1-2 पेज का, सारी टॉपिक के बनाए हैं। तो जो मैंने तरीका बताया इट इज नॉट दी ओनली वे। हर साल बहुत सारे बच्चे पीडी निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, सबका अलग अलग अप्रोच है, मेरा ये अप्रोच है। तो अगर आप लोगों ने कुछ अलग किया है अभी तक का पीवाईक्यू एनालिसिस अपना, तो 1-2 सैंपल पीडीएफ पेज के भेज सकते हो, ताकि मैं देखूँ अगर आप लोग का भी ठीक लगे मुझे, कहा ये भी अच्छा तरीका है, इनोवेटिव तरीका है,
ये काफी वेल थॉट ऑफ तरीका है, इससे भी कॉम्प्रिहेंसिव कवर है, तो आप लोग उसको भी रिटेन कर सकते हो, फिर मेरा तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट द बेस्ट वे, इट इज वन ऑफ द वेज जो मेरे लिए वर्क किया है। आई थिंक आप लोग के लिए भी कर सकता है, अगर सेम पीटी से पहले अगर आप लोगों ने मेक श्योर कर लिया कि ये सब तीनों चीजें जितनी भी मेंशन है यहाँ पे सब आपका पढ़ के हो गया है, तो कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि यू कैन हैंडल ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट तक देखा था कि कैसे क्या पढ़ना होता है, तो इसके आगे देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यूपीएससी ने, एग्रीकल्चर ऐसा टॉपिक है यूपीएससी का जो ज्योग्राफी में भी आता है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी आता है और इकोनॉमिक्स में भी आता है। ये तीनों का इंटरलिंक। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी सॉइल टाइप्स वगैरह पूछता है, इकोलॉजी में यूपीएससी इसमें जो भी डिजीज फर्टिलाइजर वगैरह पूछता है, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली द इकोनॉमिक ऑफ एग्रीकल्चर वो हर साल से आता है एमएसपी वगैरह पे। अभी न्यूज़ में चल रहा था एग्रीकल्चर टैक्स, तो एक बार देख लो कि एग्रीकल्चर टैक्स की हिस्ट्री क्या है। कोई बोल सकता है कि एग्रीकल्चर टैक्स कभी था क्या इंडिया में? एग्रीकल्चर टैक्स कभी था इंडिया में कि नहीं था? एग्रीकल्चर टैक्स कभी था? इम्प्लीमेंट है कहीं पे? कोई स्टेट लेता है? स्टेट के ऊपर है, लेकिन कोई स्टेट लगाता है क्या एग्रीकल्चर टैक्स अभी? ये ब्रिटिश के टाइम पे था, लेकिन अभी इंडिया में अभी फिलहाल के लिए इम्प्लीमेंटेड नहीं है, मतलब स्टेट के ऊपर ही, स्टेट के डोमेन में आता है, इसलिए हम इसको लगाते नहीं है। मे भी इस बार न्यूज़ में चल रहा था एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का, बिकॉज स्टेट रेवेन्यू कम हो रहा था स्टेट का, तो इसके लिए न्यूज़ में था। इसके अलावा एग्रीकल्चर में CACP, FRP, ठीक है, जितने भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी, FCI न्यूज़ में चल रहा था, बिकॉज FCI में करप्शन फाउंड हुआ था कि MSP वगैरह की बात कर रहे थे, बिकॉज किसान प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसके बाद कमेटी बिठाए थे MSP को रिव्यू वगैरह करने के लिए। शुगर केन के ताल्लुक से FRP न्यूज़ में था। हमने बहुत सारी बॉडी सुनी थी। CACP, सबने CACP का नाम सुना है? तो अगर CACP पे क्वेश्चन आया तो आप लोग हैंडल कर पाओगे? कर पाओगे क्या? अभी मुझे बताओ कि CACP में जो कमेटी है ना, CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, समथिंग ऐसा है ना? इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? किसी को पता है? अगर कमेटी और कमीशन है। अच्छा, ऑडिबल नहीं हूँ मैं? क्या मैं ऑडिबल ना हो? अभी आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी तबीयत खराब है बस, इसकी वजह से हो रहा होगा। अभी आ रही है क्या आवाज मेरी सबको? हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि CACP में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी ने पूछा है CACP का काम क्या है, पूछा है, तो किसी को पता है कि CACP में कौन कौन होता है, कितने मेंबर की कमेटी बनती है, किस किस का रिप्रेजेंटेशन होता है CACP में? एनीवन? ये पता करो। CACP में बहुत सारे मेंबर होते हैं, 4-5, उसमें 2 फार्मर्स भी होते हैं, 2 फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, पता करने के लिए कि फार्मर्स को क्या चाहिए। तो CACP, FRP का मैकेनिज्म, एक FRP होता है, और एक स्टेट का भी प्राइस होता है, उसका नाम क्या होता है? होता है कि नहीं? हाँ, शेख ने सही कहा है कि 2 मेंबर जो होते हैं आखिर में, वो लोगों किसान के भी होते हैं। इसको चेक कर ले, ठीक से अच्छे से करके जाना है CACP। अब CACP स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये भी देख लेना है। अभी सिंपल स्टेटमेंट दिया यूपीएससी ने 3 लाइन का कि CACP एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें ये मेंबर होते हैं, उसका ये काम है। हमको पता है कि काम क्या है, ठीक है, कौन से एक्ट से वजूद में आई है। तो इस तरीके से प्रिपेयर कर लो भी, किसी कोचिंग में दिया नहीं है, लेकिन हमारा काम है प्रिपेयर करने का। अब बताओ कि एग्रीकल्चर में जो है शुगर केन में FRP होता है, लेकिन स्टेट भी कुछ इशू करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी देख के जाओ अच्छे से। और इसके बाद जितनी भी प्राइस है सब न्यूज़ में चल रहे थे, फूड सब्सिडी का फिर से न्यूज़ में चल रहा था बजट की वजह से, तो इशू प्राइस, स्टेट इशू प्राइस, फेयर प्राइस, ठीक है, सेंट्रल इशू प्राइस, स्टेट इशू प्राइस, फेयर प्राइस, इसमें डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रल इशू प्राइस कौन सा होता है? जिससे FCI खरीदता है और स्टेट को बेचता है, स्टेट राशन की दुकान को बेचता है SIP से, और राशन की दुकान गरीबों को जो बेचती है, फेयर प्राइस, उसका लिंक, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो एक बार देख लो। इसके बाद यूपीएससी ने एग्रीकल्चर में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बेंचमार्क्स पूछे कि BIS का क्या है, ISO क्या होता है, एग्री मार्क क्या होता है, FSSI क्या होता है। और FSSAI में तो रिसेंट अमेंडमेंट भी आया है, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट अभी रिसेंटली आया है। अक्सर सब लोगों को यूपीएससी में मतलब हर जगह पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अमेंडमेंट क्या आया है, किसको किसको अंदर लेके आया है इसके अमेंडमेंट में, ठीक है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट किसको, ये सब पूछ सकता है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स, ये सबको इसमें यूपीएससी ने वो किया है। इसके अंदर कौन से प्रोफेशंस आते हैं, ये अमेंडमेंट में क्लियर किया है, ठीक है। इसके अलावा जब एग्रीकल्चर पढ़ो तो मेक श्योर करना है कि आपको एग्रीकल्चर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पता हो। इंडिया के टॉप 3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के क्या इंडिया का हुआ है, और रिसेंटली में किसी एक्स प्रोडक्ट को ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट में, या ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है इंपोर्ट में। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगाने लगे, यूपीएससी बहुत पूछता है। जब हमारा बीच में एडिबल ऑयल का बढ़ गया था इंपोर्ट, तो पूछ लिया यूपीएससी ने। इसके बाद लास्ट ईयर 2019 में हमने राइस बहुत एक्सपोर्ट कर दिया था,
पूछा था, हु इज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ राइस, उस टाइम इंडिया था। तो अभी खास करके टी, कॉफी वगैरह जितने भी चल रहे हैं ना सब प्रोडक्ट्स न्यूज में, ठीक है, गुआर गम वगैरह का, इनका सबका एक बार देख लेना आपको कि क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का पोजीशन है, किसको डेस्टिनेशन देख लेना है और सोर्स देख लेना है। ये कहाँ से मिल जाएगा आपको? ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। ये आप लोग खुद भी देख लो, या फिर हम रमजान के महीने में करेंगे इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट, उसमें भी कवर हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, जितने भी टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, जितनी भी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, एमएसएस, ये भी बीच में कश्मीर के केस में जब एप्पल्स का इशू हो रहा था, डैमेज हो गए थे जब अनसीजनल स्नोफॉल की वजह से, तब गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया। जितनी भी 5 स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की मार्केट में इंटरवीन करने की, ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर मंडीज है उस पर जो रिफॉर्म चल रहा था, ये सब एक बार गो थ्रू करो। पीवाई के में पूछा भी है और करंट अफेयर में भी थे, ठीक है, इसको भी देख के जाने। ई कॉमर्स पे यूपीएससी का बहुत ज़्यादा अभी सवाल आने का पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 2022 में यूपीएससी ने ई कॉमर्स डायरेक्टली पूछ लिया है। अब इसके बाद ई हाथ्स, नाम, ये सारी चीज़ें यूपीएससी अब पूछेगा लाइन से। तो हमारा काम है कि इन सबको देख के जाना है। ई हाथ्स क्या होते हैं, बॉर्डर हाथ क्या होते हैं, नाम किसके अंडर में आता है, ठीक है। और जो 3 स्कीम लाए थे उसको बोलते थे ई एन डब्ल्यू आर, ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स। ये क्या होता है, किसके अंडर में होता है, ठीक है। तो ये देख के जाओ। और इसमें हमको नाबार्ड भी कवर करना है अच्छे से, नाबार्ड का बेसिक भी कवर कर लो। नाबार्ड पहले हाफ हाफ था, अभी गवर्नमेंट के अंदर पूरा सा वो आ गया है, तो इसको पढ़ के जाओ। नाबार्ड में क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आया। इसके बाद बहुत सारे मिशन है गवर्नमेंट के, अभी न्यूज़ पेपर में लास्ट आया था कि गवर्नमेंट कुछ क्रॉप्स को पर्टिकुलरली बहुत प्रमोट कर रही है, फ्यूचर क्रॉप्स, जैसे कि हनी, हनी मिशन है, ठीक है, एक मिलेट है, एक स्वीट रिवॉल्यूशन है, स्वीट, एक लैवेंडर रिवॉल्यूशन है। कश्मीर में पर्पल रिवॉल्यूशन न्यूज़ में चल रहा था, बहुत प्रमोशन चल रहा था। पर्पल रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? और सारे न्यूट्रिशन मिशन है ओवरऑल जितने हैं ना गवर्नमेंट के, जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, पोषण अभियान, ठीक है, और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इन सबको अच्छे से कवर करना है आप लोग को, बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत हाई है। ये पोषण अभियान 17 में शायद से लॉन्च हुआ था ना, वो 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। एग्रीकल्चर को ये सब डोमेन से पढ़ो। इसके अलावा एग्रीकल्चर में यूपीएससी ने इन जनरल चीज़ें थोड़ा बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि इससे आपके मैक्सिमम सवाल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएंगे। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, और जो क्रॉप्स अभी न्यूज़ में चल रही है वो, जैसे कि मिलेट्स, हाँ, उसको चेक कर लो कि पर्पल रिवॉल्यूशन किसके लिए था, लेवेंडर रिवॉल्यूशन किसके लिए है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अलग अलग चीज़ को प्रमोट कर रही है हर स्टेट स्पेसिफिक। और मिलेट्स का मैं कहा था खास करके नोट्स बनाने, मिलेट्स को प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है। मिलेट्स, पल्सिस, पल्सिस और मिलेट्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट किस मिलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किस स्टेट का कितना एरिया में उसके अंडर में आता है। जैसे ये कॉफ़ी के बारे में पूछ लिया, चेक करो कि कोई पल्सिस बोर्ड है क्या, कोई मिलेट बोर्ड है, कोई मिनिस्ट्री में आता है क्या, ठीक है। उसका अच्छे से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करो। और सीएससीपी, एमएसपी और एफआरपी में दोनों का डिफरेंस पता करो। एमएसपी क्या है? एग्जीक्यूटिव है, मतलब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आता है। और एफआरपी क्या है? एफआरपी स्टैट्यूटरी है, इसका एक्ट है प्रॉपरली, तो ये लीगल है। तो उसको भी अच्छे से देख लेना एक बार। ये इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी पढ़ लिया आप लोग को, तो मैक्सिमम सवाल आपके एग्रीकल्चर की कवर हो जाएंगे। मोस्टली इसका सोर्स एनसीईआरटी से ही पढ़ो, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वगैरह से आपको मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर से कवर करना है सारी चीज़ें, और बस इसको गूगल कर लेना है। और टाइमिंग जो भी टॉपिक्स मेंशन है इसके अंदर, और पीवाईक्यू को देख के आपको रफ आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके से प्रिपेयर करना है इन डोमेन को। इसके बाद हमने देखा कि यूपीएससी ने स्कीम पूछती है हर साल, कोई ना कोई स्कीम पूछती है। तो स्कीम का एक पैटर्न है, हम स्कीम की बुक लेके आते हैं विजन वगैरह की, किसी भी कोचिंग की, वो काफ़ी इलेबोरेट होती है, बहुत लंबी होती है, उसमें सारी मिनिस्ट्री की सारी स्कीमें दे दिया होता है। लेकिन यूपीएससी सारी स्कीम्स नहीं पूछता है, यूपीएससी को चाहिए होता है फ्लैगशिप स्कीम्स, वो स्कीम्स जो गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है। आपको जो बड़ी बड़ी स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम, उसी के बारे में घड़ी घड़ी गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स और हायर अथॉरिटी बोलेंगे। स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, ठीक है, जल जीवन मिशन, तो गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट करती है, चाहती है कि जो उनको चाहती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो यूपीएससी की प्रायोरिटी होती है। तो मेक श्योर करना कि फ्लैगशिप स्कीम्स कवर करें। और सारी स्कीम, चलो एक बार तो देख लेना सारी स्कीम कौन सी किस मिनिस्ट्री में आती है, लेकिन कुछ डोमेन्स की स्कीम है उसको डिटेल में पढ़ना होता है। मैंने मेंशन किया एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से कोई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, अगर हाल फिलहाल में या फिर पुरानी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम्स है, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन हो गया, स्किल इंडिया मिशन हो गया, ठीक है, कौशल भारत मिशन हो गया, वो पूछा यूपीएससी ने 3-4 बार। फिर स्किलिंग के ताल्लुक से कोई मिशन है, एग्री का कोई मिशन चल रहा है अभी गवर्नमेंट का, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, और कोई प्रोग्राम चल रहा है एग्रीकल्चर के ताल्लुक से, जितनी भी स्कीम्स चल रही है उसको प्रायोरिटी पे देखो। उसके बाद पॉवर्टी और हंगर वाली स्कीम्स, पॉवर्टी और हंगर यूपीएससी बार बार पूछता है, जैसे पोषण अभियान इसमें भी कवर हो जाता है। वुमेन के ताल्लुक से कोई इनिशिएटिव है, नारी पोर्टल वगैरह है, ठीक है। वुमेन जेंडर बजटिंग इस बार पूछ सकता है, जेंडर बजटिंग इस बार न्यूज़ में था। जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2005 या 6 में इंडिया में आया था, ठीक है। इसके बाद ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, अभी गवर्नमेंट का चल रहा है कि पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है सारी,
ठीक है, ओपीएस एनपीएस चल रहा है न्यूज़ में, तो ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो सब ये पढ़ के जाएंगे, तो हमारा काम एक एक्स्ट्रा काम क्या हो जाता है, हम जो पेंशन स्कीम आम आदमी के लिए है उसको पढ़ के जाए, ठीक है, बिकॉज ये एरिया लोग भी जहन से निकल गया, सबको एनपीएस ओपीएस ही चल रहा है न्यूज़ में, तो यूपीएससी अगर एनपीएस ओपीएस पूछा कल सबको पता होगा, अगर एक सवाल पूछना चाहे तो वो वया वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, ये भी पूछ सकता है, वयोश्री वंदना, ये सब पूछ सकते हैं इसकी जितनी भी है, कि जितनी भी ओल्ड एज सपोर्ट स्कीम है वनरेबल सेक्शन वाली, और आखिर में जो भी करंट पूछता है एस्पेक्ट वो इनोवेशन वाले डोमेन में जो अभी नया चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूछ सकता है यूपीएससी इस बार, ग्रीन एनर्जी वाली जितनी भी स्कीम चल रही है, जितने भी जैविक मिशन है ना, जिसमें जैविक जीवा, जैविक जीवन, जितने भी मिशन चल रहे हैं ना, ये सब कि ऐसा एक सेम नाम के साउंड करने वाले बहुत सारे मिशन गवर्नमेंट ने लाया, तो इन सब की लिस्ट बना के इसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इसके बाद एक डोमेन आता है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये बहुत से लोग आते हैं कवर करते हैं, मैंने देखा कि बच्चे पूरी पूरी बुकलेट और मार्केट से लाते हैं, अच्छी खासी तवील बुकलेट होती है, 100-120 पेज की होती है, और उसमें सब पूरा एकदम बेसिक से दिया होता है, तो उसको भी छांटो अच्छे से, कैटेगराइज करो इंपॉर्टेंस के हिसाब से। सबसे पहले जो है फाइनेंशियल जो बॉडीज है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वोटिंग पैटर्न क्या है, जैसे कि आईएमएफ में बोल रहा था कि आईएमएफ के जितने भी लोन के टाइप है ना वो पूछ सकता है यूपीएससी, लास्ट टू लास्ट, तो यूपीएससी ने आरसीएफ पूछ लिया, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह यूपीएससी ने पूछ लिया। अब मुझे लग रहा है कि इसका वोटिंग पैटर्न पूछेगा, जो ट्रांस सिस्टम होता है ना, ट्रांस सिस्टम यूपीएससी ने पूछा है कि गोल्ड ट्रांस किसको बोलते हैं, रिजर्व ट्रांस किसको बोलते हैं, तो वो अब उसका मैकेनिज्म क्या है, वोटिंग मैकेनिज्म, जो शेयर पैटर्न होता है, वन शेयर वन वोट है कि वन मेंबर वन वोट है, किसमें क्या सिस्टम है, इंडिया का शेयर कितना है, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, G20 में इंडिया का पोजीशन क्या है वोटिंग पैटर्न में, शेयर पैटर्न में, ठीक है। तो इन दोनों को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को अच्छे से पढ़ना, जितने भी इसके टाइप है ना, जितनी भी मैंने कीवर्ड मेंशन किया है, जितने भी क्रेडिट देता है आईएमएफ, जो ट्रांस सिस्टम है उसका क्या डिवीजन है, एसडीआर क्या होता है, एसडीआर की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, एसडीआर की सब आज कीमत है 50 रुपया है, तो कौन बताएगा कि एसडीआर की कीमत ही 50 रुपया है, यूजुअली एसडीआर का जो वैल्यू होता है वो डिमांड सप्लाई से डिसाइड नहीं होता है, इट इज डिसाइडेड थ्रू आईएमएफ रोज एक बता देता है कि ये इसकी आज वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखना है, अभी जो एग्जाम में कन्फ्यूजन जाएगा कि भाई आईएमएफ वगैरह तो डिमांड सप्लाई फ्री मार्केट प्रमोट करते हैं, लोग फ्री एक्सचेंज रेट प्रमोट करते हैं, तो लेकिन एसडीआर का रेट आईएमएफ खुद डेली डिसाइड करता है, फिक्स रखता है कि इतना ही होना चाहिए। इसके बाद डब्ल्यूटीओ के ताल्लुक से पूरा जितनी भी है ना डब्ल्यूटीओ वाली बॉडी सारी उसको कवर कर लो, 4-5 ही बॉडी है, गैट है, गैट्स है, ट्रिम्स है, और इसका डीएसएम, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, बिकॉज इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म यूज में था, इंडिया का केस वेस भी गया था और अब ये डिफंक्ट हो गया है। इसमें कीवर्ड रिवर्स कंसेंसस, रिवर्स कंसेंसस क्या होता है, किसके ताल्लुक से होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसके कौन सी बॉडी से एसोसिएटेड है, डब्ल्यूटीओ से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके बाद यूएन की 2 बॉडी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है, यूएन इकोसॉक और यूएन सीटीईडी, इसके रिपोर्ट्स पूछता है यूपीएससी, यूएन में इकोनॉमिक का पॉइंट से 2 बॉडी के पूछता है, इस तरीके से जो बॉडीज है ना, 4-5 बॉडीज ही यूपीएससी पूछता है। आप लोग देखो G20 वगैरह भी है इसमें, जैसे कि जो चल रहा था G20 का कॉमन फ्रेमवर्क पूछा था यूपीएससी ने कि क्या है, वो लोन के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट होता है कि लोन जो चल रहा था लास्ट ईयर, डेट चल रहा था सब इकोनॉमी वगैरह का, तो यूपीएससी ने उसको पूछ लिया था कि भाई ये क्या है कॉमन फ्रेमवर्क वगैरह, तो उसी ताल्लुक से जैसा अभी चल रहा है जो न्यूज़ में पाकिस्तान का डेट वगैरह चल रहा है, तो बेल आउट क्या होता है, एम आई ऑडिबल नाउ, आवाज कट गई थी बीच में, आ रही है अभी, ठीक है। जैसे कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज चल रहा है, बेल आउट पैकेज क्या होता है, ठीक है, उसमें चल रहा था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 22 बार लोन दिया है अभी तक का, ठीक है, और वो अभी कॉमन फ्रेमवर्क का मैकेनिज्म क्या है हमारा, इनका जो कॉमन डेट फ्रेमवर्क का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, डेट फॉर नेचर स्वैप क्या है, डेट फॉर नेचर स्वैप कौन सी बॉडी का लग रहा है इनिशिएटिव, डेट फॉर नेचर स्वैप, नाम से क्या लग रहा है, करो गूगल, बताओ क्या आंसर है, डेट फॉर नेचर स्वैप कौन सी बॉडी से एसोसिएटेड है, ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा था, जैसे ग्रीन इकोनॉमी चल रहा था पवन सुखदेव का, वैसे डेट फॉर नेचर स्वैप भी चल रहा था न्यूज़ में, किस बॉडी का जरा बताओ कमेंट में। इसको देखो, इसको प्रिपेयर करो अच्छे से, और जितने भी जो कीवर्ड मेंशन किया, पेरिस क्लब क्या है, लंदन क्लब क्या है, ठीक है, G20 का कॉमन फ्रेमवर्क किसके कौन से रेंडर इसके लिए है,
सोवरेन लेंडर्स के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेंडिंग के लिए, प्राइवेट बैंक्स के लेंडिंग के लिए भी है। हवाला सिस्टम क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, आरसीपी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के नाम क्या थे, मतलब अभी जो चल रहा था मेरी स्टॉक एक्सचेंज के नाम बार बार न्यूज में आ रहे थे, डो जोन्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 2-3 जगह के आ रहे थे जो पता नहीं लग पा रहा था कि कहाँ से है। तो डो जोन्स कौन सा इंडेक्स है, बाकी कौन से कंट्री कौन सा बेंचमार्क इंडेक्स यूज करते हैं, तो वो एक बार देख लो। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसको पढ़ के जाओ। जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे थे, हवाला का ट्रांजेक्शन का न्यूज में चल रहा था, ठीक है। इसके बाद फ्री फ्लोट चल रहा था, ये अडानी के केस के अंदर। अभी जो न्यू एसईबी का चल रहा है क्राइम, उसमें सीडीएस चल रहा है, क्रेडिट डेट स्वैप, सीडीओ, कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड का, बॉन्ड यील्ड और फेडरल रिजर्व का ताल्लुक क्या है, ठीक है। एफपीआई क्या होता है, हॉट मनी क्या होता है, ये सब अभी चल रहा है न्यूज में, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूज में से कीवर्ड उठा के उसको हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आप लोगों ने अगर किसी ने प्रिपेयर भी किया है कैसे कॉमन न्यूज में से बना के, या फिर अभी तक जितने नोट्स उठा के, तो वो मुझे शेयर कर सकता है चेक करने के लिए कि हाँ ठीक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो हम उसमें कुछ और कीवर्ड ऐड कर देंगे, कोई रिडंडेंट कीवर्ड हटा देंगे। इस तरीके से आपके नोट्स, मतलब किसी का वेट मत करो, बना के दे देगा आपको लिस्ट, खुद अपनी बनाओ, मेरे से क्रॉस चेक करा लो, सर मैंने ये बनाया है, एक बार देख लो। हाँ, तो अपन उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और आपका एक अपना कस्टमाइज कीवर्ड की लिस्ट बन जाएगी, जिसको आप 50 बार रिवाइज कर लो तैयारी करके, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एटलीस्ट कि भाई हो जाएगा। उसके बाद ये जो चल रहा था एफपीआई, एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसको अर्थपीडिया से पढ़ लो, अर्थपीडिया से इसको पढ़ लेना है। तो इसके बाद जो अभी गवर्नमेंट चल रहा था G20 के फ्रेमवर्क के अंदर चल रहा था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है कॉर्पोरेट से, बेस एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। और ये मल्टीनेशनल टैक्स जो होता है, अभी चल रहा था जो 15% बेसिक, ठीक है। तो इसमें देखो इंडिया का क्या रोल है और क्या फ्रेमवर्क है हमारा, तो ये करना है। और बेसिकली ट्रेंड यहाँ पे वही दिया हुआ इकोनॉमिक्स का, कि अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन की चीज बढ़ गई है कि ऐसा क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इंडिया को। सपोज ऐसी भी बैंक टाइप का क्राइसिस इंडिया में हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर क्या लेती है, तो उसमें एक प्रिपेयर करो, यूएस की फेडरल रिजर्व क्या कर रही है, ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है यूपीएससी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या करते हैं, डिप्रेशन आ जाएगा तो क्या करते हैं। तो अभी इसको बना के जाओ, डिप्रेशन वर्सेस रिसेशन, ठीक है। ये चल रहा था न्यूज में बहुत ज़्यादा। तो डिप्रेशन आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, मेजर कौन से लेती है, रिसेशन में क्या क्या मेजर्स लेती है, फिस्कल पॉलिसी कौन सी लेती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी लेती है। और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो है ना, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन से हैं अभी गवर्नमेंट के पास लेटेस्ट में, वो देख लो, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के लिए मैं बोलूंगा राव का एक आता है कंपस, बस इसको राव के कंपस से पढ़ लो। खाली इतना वाला पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी का तो अच्छा कवर करता है राव, उसका स्टैटिक बुकलेट है जो हर साल निकालता है। उसमें एक आध टॉपिक जो करंट अफेयर में जितने भी नए नए आते हैं ना आरबीआई के पॉलिसीज, वो कवर करते हैं अच्छे से, तो वो वहाँ से पढ़ सकते हो। बस एक बार आप ग्लांस कर लेना है उसका, स्क्रीनशॉट ले लो या उसके नोट्स बना लो, ठीक है। या फिर उसमें कोई हाईलाइट कर लो उतने ही पार्ट को, तो भी मॉडल इनफ हो जाता है। हाँ, उसका कंपास जो है इकोनॉमी का जो आता है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा चीजें कवर करते हैं, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, और जितनी भी करंट चीजें आएगी ना आई में थोड़ा बहुत देते हैं लोग जीएसटी के ताल्लुक से, तो अच्छा कवर करता है टॉपिक्स। उस पर आप लोग देख सकते हैं, बाद में बेसिक्स को करना है। और कोई क्वेश्चन है यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का, करंट और स्टैटिक में आप क्लासीफाई नहीं कर सकते, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट होते हैं, उसमें से एक करंट का होता है, 2 स्टैटिक के होते हैं। तो आपको मतलब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पढ़ लिए तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन निकल जाएंगे। करंट का आइडिया होना ही चाहिए। एक होता है स्टैटिक का कॉन्सेप्ट कि भाई ये जो बैंकिंग होता है इसका डेट के लिए बॉडी है। सेकंड स्टेटमेंट है हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको एक्सरसाइज किया है। सेकंड स्टेटमेंट के लिए एटलीस्ट करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, पीछे ना कम्युनिटी जो पिछले बार बताए थे उसको अच्छे से करना है। ये काफ़ी ओवरऑल ये तरीका होना चाहिए। और बाकी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमी का सोर्स क्या है, कैसा है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो उसको जहन में रखें, ठीक है। कोई डाउट है किसी को इकोनॉमी के ताल्लुक से, जितना बताया था पिछले लेक्चर में और अभी लेक्चर में, ये कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अभी। बिकॉज ये इकोनॉमी में कोई भी सोर्स का दिक्कत है कि सोर्स क्या रखना है, ये हमने ये पढ़ रहे हैं हमारा सोर्स ये है, या आगे का अभी कहाँ से करंट अफेयर कवर करना है, जो भी तुम लोगों को पूछना है तो वो पूछ लो, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर।